Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितने भी क्वेरीज है मुझसे आप पूछ सकते हो, इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलेवेंट होगा। और एक चीज और बता दूं, ये जो आज का डेली करंट अफेयर का वीडियो होने वाला है, इसी पैटर्न में हम लोग डेली बेसिस पर इस वीडियो को अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है, यहाँ पर काफी सारे चेंजेस मैंने करके देखे थे, बट यहाँ पर वो सारे चेंजेस बेकार हैं। काफी टेस्टिंग करी है, अब यहाँ पे पता ये चलता है ये तरीका काफी बेस्ट है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर 10 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, 8 से 10 आर्टिकल रोजाना डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। दूसरी चीज, हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग मैं आपको पढ़ाकर उसका एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आप लोग सॉल्व करोगे। इससे क्या होगा, आप लोग पूरी तरीके से आर्टिकल को कंप्लीट कर पाओगे और आपकी डेली बेसिस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। ओके, अब आते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। तो ये काफी ज्यादा चर्चा में था पिछले कुछ दिनों में, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो अभी हाल ही में बहुत सारी जगह पर नए नए गवर्नर्स आए हैं, जैसे कि कर्नाटका के अंदर, मिजोरम में, गोवा और त्रिपुरा, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बट अगर हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक गवर्नर आए हैं, उनका नाम बताओ, नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वाला आर्टिकल है ये आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर हर एक टैग भी आपको देने वाला हूँ आज से। ओके, नाउ अब देखो क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ये कि गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, क्योंकि ये चीज हमारे जो पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत उसके अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड है। तो देखो गवर्नर, पहली बात आपको ध्यान रखना है, जो एग्जीक्यूटिव एक तरीके से हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट बोले जाते हैं। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि गवर्नर चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तीसरी अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर गवर्नर बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस और कंडीशंस होती हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो क्या क्या होता है, पहला क्वालिफिकेशन है कि वो जो गवर्नर है वो शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है, शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, मतलब सिंपल सा है 35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। उसके साथ कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से कोई लेना देना ना हो, मतलब ऐसा है कि अब यहाँ पर जहाँ पे वर्क करने वाले एक दूसरे ऑफिस में आएंगे वहाँ से सारी प्रॉपरली चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ये किसी और ऑफिस से भी रिलेशन में है, वहाँ से भी इनको बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, बहुत सारा फाइनेंशियल आप कह सकते हो एड मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगी कि ये यहाँ पर ना ये आप कह सकते हो कि पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होना चाहिए। उसी के बाद ही यहाँ पर गवर्नर को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं टेन्योर की, तो कितने समय तक गवर्नर रह सकता है, तो 5 साल तक यहाँ पर एज एक तरीके से टेन्योर रखा गया है। 5 साल का टर्म होता है इनके ऑफिस का। साथ ही साथ हटने के लिए ये अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, और एक तरीके से रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट को ही दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ओथ की, तो होता क्या है, जब गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो एक शपथ ली जाती है। तो ये जो ओथ ऑफ ऑफिस है टू द गवर्नर, इसको एडमिनिस्टर करता है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पॉइंट है, बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। जो ये सेम पर्सन है, मतलब मान लो कोई व्यक्ति, कोई मान लो ए व्यक्ति है, इसको एक पर्टिकुलर जगह का गवर्नर बना दिया है, तो इसको दूसरी एक 2 या फिर 2 से ज्यादा राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। यहाँ पर यह भी ऐड करी गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो ये आर्टिकल हमने पढ़ लिया, गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, इसके बारे में हम लोग और ही बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बवाल है। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल बेकार है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, देखो सिंपल सा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है
अब क्या है, आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं हर एक आर्टिकल पढ़ाकर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, सॉल्व आपको करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चले जाना पहला क्वेश्चन आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है गवर्नर के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। और ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन 3 स्टेटमेंट को अच्छे से देख लो, वीडियो को पॉज करो। अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। सही आंसर सभी लोग फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में दो। अपने आप पढ़ना है, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तभी यहाँ पर आप कह सकते हो सीख सकोगे कुछ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करता है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में। तो देखो एक यहाँ पर हुआ क्या है, एक नई मिनिस्ट्री बना दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। नाम से समझ में आ रहा होगा, कोऑपरेशन साथ में मिल जाना सबका। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को क्रिएट किया गया है और ये क्रिएट किया गया है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका जो विजन है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो थीम भी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सहकार से समृद्धि इसका थीम है। ये वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकार से समृद्धि, इसका ये थीम देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया क्या, जो ये मिनिस्ट्री है ये एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोवाइड करवाएगी, जो भी लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क होंगे वो अलग से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है कंट्री के अंदर, जहां पर भी सब लोग मिलकर वर्क कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्री है ये हेल्प करेगी ताकि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके अंदर और एक तरीके से उन और गहराई देखने को मिले, उनकी जो रिलेशंस हैं उसको और ज़्यादा मजबूत कर सके। जो ये मिनिस्ट्री है यहाँ पर ये वर्क करने वाली है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी लेकर यहाँ पे ये वर्क करेगी, ठीक है। एक तरीके से जो कोऑपरेटिव्स देखने को मिलते हैं उनके डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करने वाली है। जो ये क्रिएशन ऑफ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, यहाँ पर क्या करेगा, ये बजट का फुलफिल भी करेगा। एक तरीके से जो बजट अनाउंसमेंट हुआ था, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था बजट के बारे में, उसका भी यहाँ पर फुलफिलमेंट करने वाली है। फिलहाल मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। नाम से समझना, कोऑपरेशन मतलब यहाँ पर एक तरीके से चाहे वो सोशल लेवल पर हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो, सभी को साथ में लेकर चलने की बात करेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, इसका जो विजन है वो है साकार से समृद्धि, या आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये अभी हमने डिस्कस किए हैं। जो ये 2 स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये आपको ABCD करके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे बातचीत करी गई है मिश्री वैरायटी ऑफ चेरीज के बारे में। तो देखो ये पहला कमर्शियल शिपमेंट हुआ है। जो ये चेरी दिख रही है आपको नीचे पिक्चर में, तो इनको एक तरीके से एक्सपोर्ट किया है, कहाँ से, ये इनको एक्सपोर्ट किया है कश्मीर वैली से दुबई में एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। आप कह सकते हो तो दुबई में एक्सपोर्ट किया श्रीनगर से, तो उसी वजह से आर्टिकल न्यूज़ में है और ऐसे आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। अगेन ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो जो सबसे ज़्यादा डायनेमिक पेपर होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आप रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 3 के रिगार्डिंग ही आते हैं। और जीएस पेपर 3 अब यहाँ पे आप कह सकते हो इकोनॉमी के अलावा इसमें और भी सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये वाला आर्टिकल आप सिंपली एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ, आप कौन से जीएस पेपर से इसको रिलेट कर पाओगे। ओके, नाउ जो ये मिश्री वैरायटी ऑफ चेरीज है, ये आपको काफ़ी टेस्टी देखने को मिलेगा। टेस्टी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और प्लांट कंपाउंड विद हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ऑब्वियस ही बात है, मिनरल्स विटामिन्स होंगे तो इससे हेल्थ बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे ही। जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये इन चेरी को प्रोड्यूस करता है। लगभग 95% से भी ज़्यादा जो हमारे पूरे देश का प्रोडक्शन होता है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो है यहाँ पर और भी बहुत सारी वैरायटीज़ की चेरी को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि डबल, मखमली, मिश्री और यहाँ पे इटली करके आप देख पाओगे अलग अलग वैरायटीज़ हैं। ओके, उसी के साथ जो ये अपीडा है, अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है। अपीडा नेशनल रेफरल लेबोरेटरी है एट नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स एंड पुणे। एक तरीके से अपीडा की एक लेबोरेटरी आप कह सकते हो। ये सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करवाती है ताकि फूड सेफ्टी को लेकर काम किया जा सके, यानी और साथ ही साथ जो है क्वालिटी के ऊपर वर्क किया जा सके। जो ये यहाँ से बाहर भेजा है इन्होंने सामान, अभी यहाँ पे हुआ क्या है, अभी दुबई के अंदर एक्सपोर्ट किया गया है चेरीज को, तो उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट किसका मिला है, अपीडा का मिला है। क्वेश्चन ये है, ये अपीडा क्या है, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इसके बारे में आपको बताता हूं। ये आपको देखने को मिलेंगे। अपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था भारत सरकार के द्वारा
अब इसको एस्टेब्लिश किया गया एक एक्ट के अंडर में। एक्ट क्या था? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985। तो इसी के अंडर में इसको बनाया गया और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसकी जो अथॉरिटी है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। अपीडा का फंक्शन क्या है? अपीडा का फंक्शन यही है कि जो एक्सपोर्ट वगैरह होता है उसको थोड़ा सा सपोर्ट करता है, उसको एक तरीके से प्रमोट करता है। और एक्सपोर्ट किस किस चीज़ का? तो यहाँ पे आपको सारे आइटम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट्स, कुछ भी, पोल्ट्री वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में सपोर्ट करता हुआ नजर आता है अपीडा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या है वो आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज प्रोड्यूस मोर देन 95% ऑफ दैट कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल वेराइटीज ऑफ चेरीज इन द कंट्री। ठीक है, यानी कि सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया था, आपको बताना है कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर 95% से ज्यादा जो है प्रोडक्शन देखने को मिलेगा चेरीज का। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जिसके बेसिस पर आज का थंबनेल है। बाय द वे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वीडियो में व्यूज़ तो आते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक कर दोगे तो वीडियो ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा समय लगने वाला है। थोड़ा सा समय भी क्या लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे। यहाँ पर वीडियो के अंदर लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना। तो आपका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर एक तरीके से, पहले जो ये डेली करंट अफेयर का वीडियो होता था इसको लगभग 5,000 के आसपास लोग डेली बेसिस पर देखते थे। अभी यहाँ पर 3,000 के आसपास लोग डेली देखते हैं, 2.5 से 3,000। क्योंकि यहाँ पे बीच में मैंने काफ़ी कुछ बदलाव करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बदलाव सही रहा नहीं, वो मेरे नज़रिए में भी सही नहीं रहा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग वापस से अपने पुराने पैटर्न पे ही डिस्कशन करने वाले हैं डेली बेसिस पर। तो वापस से ही वैसा सपोर्ट चाहिए जैसा पहला मिल रहा था। नाउ यहाँ पे क्या है, लैम्डा के बारे में बात करेंगे। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, डेल्टा वेरिएंट आपको देखने को मिला था, एक कोविड का वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट, जो कि इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया। इसको जो डेल्टा नेम है वो कौन सी कंट्री ने दिया था, इसका नाम जरूर, सॉरी कह रहा हूँ, ये जो डेल्टा नाम है इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने नाम दिया था, ये जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये जो लैम्डा है ये नया वेरिएंट आ चुका है, एक तरीके से एक नया खतरनाक सा वेरिएंट है, ये भी कोविड का वेरिएंट है। और बोला ये जा रहा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो लैम्डा वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्चेस वगैरह जारी हैं, आज के टाइम पर रिसर्चेस वगैरह चली रही हैं। इसके इन्फेक्शन भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी रेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा हायर है। 14 जून की बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लैम्डा वेरिएंट को डेजिग्नेशन दिया। पहले ये C.37 के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये WHO के द्वारा ये नाम दिया गया है लैम्डा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये 7वां वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि नया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट पाया गया है। हमारे पास पहले से 6 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज के। नाउ उसके अंदर एक भारत का भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बताना जरा कौन सा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है जो कि भारत के अंदर डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जैसा ये डेल्टा वेरिएंट है उसी तरीके से ये लैम्डा वेरिएंट देखने को मिलेगा, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, काफ़ी सारे लोगों की जान गई है इसके अंदर। और इसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है, यानी कि इसका जो फैलने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है। और उसी तरीके से ये लैम्डा वेरिएंट भी देखने को मिल रहा है, लगभग 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ये फैल चुका है, काफ़ी भारी तरीके से फैल रहा है। और अगर हम लोग बात करें, ये एक तरीके से ये डोमिनेंट वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा पेरू के अंदर, और साथ ही साथ बहुत सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी साउथ अमेरिका के अंदर। तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तरीके से, अच्छी मात्रा में फैलता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी खतरा पैदा कर रहा है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये है, लैम्डा वेरिएंट के रेफरेंस में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और दोनों स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं और आप लोग जिसका आंसर दो जरा नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, व्हाइट फ्लैग मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। देखो, मलेशिया के अंदर बहुत सारे रेसिडेंट्स हैं और बहुत सारी लो इनकम फैमिलीज हैं, मतलब कि जो कि बहुत कम पैसा कमाती हैं, गरीब घर के देखने को मिलेंगे मलेशिया के अंदर। मलेशिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर व्हाइट फ्लैग मूवमेंट चला रखा है, व्हाइट फ्लैग कैंपेन चला रखा है। अब ये कैंपेन क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस तरीके से यहाँ पे सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद फ्लैग का यूज़ किया जा रहा है। अगेन ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो, हो क्या रहा है, आज के टाइम पर जो ये लोग अपना इतना कंसर्न दिखा रहे हैं, इनका कंसर्न क्यों दिख रहा है ये, क्योंकि ये लोग अपना
एक तरीके से जो दुख है वो बयां करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं और लॉकडाउन आया है कोविड-19 की वजह से। और हुआ क्या है, मलेशिया ने वापस से लॉकडाउन लगा दिया है 1 जून से, और ताकि ये जो कोविड इन्फेक्शन है इसको कंट्रोल किया जा सके। उसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आएंगी, खासकर जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस कोविड की वजह से। और उसी के साथ यहाँ पर ये बोला गया है, इस मूवमेंट के साथ साथ जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो ये फैमिलीज़ हैं, ये फैमिलीज़ ने मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि वो काफ़ी हद तक भूखे रह रहे हैं, मतलब भूखमरी देखने को मिल रही है। और उसी के साथ इन लोगों को ज़रूरत है एक असिस्टेंस की और बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत है। तो इस हेल्प मांगने के लिए इन्होंने वाइट फ्लैग कैंपेन चलाया है कि वाइट फ्लैग को लगाया जाएगा, एक पीस क्या भी कोई भी सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस जो कि सिग्नल मांग रहा है, एक तरीके से सिग्नल दे रहा है ताकि इन लोगों को हेल्प चाहिए। ठीक है, जो ये आइडिया है इसके पीछे का वाइट फ्लैग का, वो ये है, कोई भी इनके आसपास के नेबर हो गए या फिर कोई भी चैरिटी हो गया, कोई भी दान आप कह सकते हो दान देने वाला व्यक्ति हो गया, वो इन तक पहुंच सके और इनकी हेल्प कर सके। इसी वजह से ये वाइट फ्लैग मूवमेंट चलाया जा रहा है। उसी के साथ यहाँ पर ब्लैक फ्लैग मूवमेंट भी चलाया गया है, तो इसके बारे में देखना है। तो ये जो ब्लैक फ्लैग मूवमेंट है ये क्यों चलाया गया, क्योंकि इन्हीं लोगों ने क्या करा है, मलेशियन सरकार के प्रति अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखाया है, अपना गुस्सा भी दिखाया है। क्यों? क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट ने सही से इस कोविड-19 को टैकल नहीं किया है, तो उनके प्रति यहाँ पर एक तरीके से डिससेटिस्फैक्शन भी शो किया गया है। उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है। खासकर ये जो ब्लैक फ्लैग मूवमेंट है इसका मेन इनका मकसद यही था, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ की मलेशिया की माहिद्दीन यासिन, ये ताकि ये रिज़ाइन कर दें, तो इसी को लेकर ये चर्चा करी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाउ अब इसके रिगार्डिंग क्या है, एक क्वेश्चन बन जाता है, ये जो व्हाइट फ्लैग मूवमेंट है, या हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला, ये कौन सी कंट्री के अंदर देखने को मिला, ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सही आंसर बताना। अगर इसका भी आंसर नहीं दे पाए तो छोड़ दो पढ़ाई, फिर बेकार है। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। यहाँ पे डिस्कशन किया गया मैत्री पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो सेक्रेटरी पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के सेक्रेटरी पावर के साथ बातचीत करी है, और आप कह सकते हो जो मैत्री पावर प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम चल ही रहा है। तो ये मैत्री पावर प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 अगेन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा 1320 मेगावाट का कोल फायर पावर स्टेशन है, जहां से आप कह सकते हो पावर को जनरेट किया जाएगा। और ये आज के टाइम पर बांग्लादेश के अंदर बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर एक रामपाल जगह है, वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे रामपाल में भी आप कह सकते हो मोइथरा एक जगह है, वहां पर एग्जैक्टली ये लोकेटेड है। जो ये कोल फायर्ड फैसिलिटी है, इसको कितने एरिया में बनाया जा रहा है, लगभग 1834 एकड़ की जगह है, वहां पर इसको बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, जो ये मैत्री पावर प्रोजेक्ट है ये भारत और बांग्लादेश मिलकर बना रहे हैं। और कहां पर बन रहा है, ये बांग्लादेश में बन रहा है। ये जो पावर प्लांट है इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज है, इसके अंदर है बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी है, तो दोनों ही कंट्रीज मिलकर बना रही हैं। 50-50% का ज्वाइंट वेंचर है। इसके अंदर इंडिया का सबसे पॉपुलर एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, और बांग्लादेश का बीडीडीपी है यानी कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है। अब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो रामपाल पावर प्लांट पर चल रहा है, यानी कि आपका सब रामपाल के अंदर कंस्ट्रक्शन ये शुरू हो गया था 2017 में। अभी यहाँ पर इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा जल्द ही, और बोला ये जा रहा है ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हो एनर्जी जनरेट करके देगा। जो ये प्रोजेक्ट है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है एक तरीके से, यहाँ पे क्या है कि नुकसान नहीं पहुंचेगा हमारे पर्यावरण को बिल्कुल भी, और ये सब बोला गया है। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया गया है इस पावर प्लांट के प्रति। नाउ अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके लिए एक क्वेश्चन जो है बन जाएगा डेफिनेटली। क्वेश्चन क्या है वो आप लोगों को नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। सही आंसर जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे बात करी गई है मत्स्य सेतु के बारे में। तो ये क्या है, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर से इसको रिलेट कर सकते हो। तो जो ये यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, इनकी ये पूरी की पूरी एक मिनिस्ट्री है। तो इनके मिनिस्टर कौन है, वो हैं श्री गिरिजराज सिंह। इन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। तो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप पर एक ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, मत्स्य सेतु यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आप कह सकते हो फिश फार्मर्स होते हैं, जो कि मछली वगैरह पकड़ने वाले देखने को मिल पाएंगे, जो एक्चुअली में एक्वेटिक फार्मर्स देखने को मिलते हैं, जो कि समुद्र से रिलेटेड जानवरों का शिकार करते हैं। उन्हीं के जो है आप कह सकते हो खेती बाड़ी करते हुए नजर आते हैं।
तो उनके लिए यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करवाए गए हैं इस ऐप के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है, ये मैत्री सेतु मत्स्य सेतु आपको देखने को मिल जाएगा, ऐप का नाम है। जो ये ऐप है इसको डेवलप किया गया है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर के द्वारा, जो कि भुवनेश्वर में है। ध्यान रखना, इसको फंड किसने दिया? ऑब्वियस सी बात है, जब तक पैसा मिलेगा नहीं तब तक ये एक तरीके से वर्क करेगा नहीं। तो पैसा दिया गया है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद के द्वारा। जो ये ऑनलाइन कोर्स है, ये जो पूरा का पूरा ऐप है, इसका मेन मकसद यही है कि लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज देना जो फार्मर्स हैं उनको, यानी फार्मर्स जो हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे इन कोर्स से और अपनी प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर कुछ नया सीख कर। नाउ जो ये ऑनलाइन कोर्स है इसका मेन मकसद मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो मत्स्य सेतु ऐप है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्पीशीज़ के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे चीज़ें सिखाई जाएंगी और खासकर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट फिशेस के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि कार्प, कैट फिश, स्कैम्पी, मुरेल, ऑर्नामेंटल फिश, पर्ल फार्मिंग और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कोर्सेज के अंदर अवेलेबल होंगी, जहाँ पर फार्मर्स जो हैं इन चीज़ों को सीख सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा, आपको मत्स्य सेतु ऐप के रेफरेंस के रिगार्डिंग में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट वीडियो को पॉज करो, अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, सही आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पे बातचीत करी गई टेली लॉ के बारे में। तो ये क्या है? तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सपोर्ट किया एक तरीके से, लगभग 9 लाख बेनिफिशरीज क्रॉस कर चुका है टेली लॉ प्रोग्राम। ये जो टेली लॉ प्रोग्राम है, यहाँ पर 9 लाख से भी ज़्यादा लोग फ़ायदे उठा रहे हैं इस प्रोग्राम का पूरा। तो उसके बारे में चर्चा करी गई है। ये आर्टिकल आपका GS पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो ये प्रोग्राम है एक तरीके से इसका मेन मकसद क्या है? ये कनेक्ट करता है डिसएडवांटेज लोगों को या फिर ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है एक लीगल एडवाइस की, यानी कि उन लोगों को एक एडवाइस मिल जाए, बाकी काम वो लोग आगे कर लेंगे। तो वहाँ पर उन लोगों को एक तरीके से जो प्रोग्राम है ये कनेक्ट करता है, किससे? लॉयर से कनेक्ट करता है, इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये सब अवेलेबल है कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे एक तरीके से लीगल एडवाइस मिल जाती है सभी लोगों को, उसी के रिगार्डिंग चीज़ें बताई गई हैं। नाउ जो ये टेली लॉ है इसको स्टार्ट किया गया था इसकी 2017 के अंदर। पहले 170 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये देखने को मिलता था, 11 स्टेट्स के अंदर, और 1800 जो है इसके कॉमन सर्विस सेंटर हुआ करते थे। और 2019 में इसको बढ़ाकर 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी इसके अंदर ऐड कर दिए गए। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं इंडिया के अंदर जो कि काफ़ी बुरी तरह से अफेक्टेड हैं, पुअर और सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, जिनको हेल्प चाहिए, जहाँ पर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से आपको 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। नाउ जो ये टेली लॉ प्रोग्राम है ये आज के टाइम पर काफ़ी हद तक ऑपरेशनल है, मतलब वर्क कितने जगह पर कर रहा है? लगभग 633 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वर्क कर रहा है, जिसके अंदर 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, जहां पर जो भी लोग जिनको ज़रूरत है एक लीगल एडवाइस की, उनको ये एडवाइस प्रोवाइड करवाई जा रही है इस पूरे के पूरे लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अंडर में। तो आपको ध्यान देना है। नाउ जो ये टेली लॉ है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया, इसका जो यूज़ है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया। 369% से जो इसकी ग्रोथ है, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं वो काफ़ी हद तक बढ़े हैं, खासकर इस कोविड-19 पैंडमिक के दौर में। और ये जो टेली लॉ प्रोग्राम है एक तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है बहुत सारे लोगों पर, जैसे कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स पर, और लीगल वॉलंटियर्स हो गए, स्टेट कोऑर्डिनेटर और पैनल लॉयर्स हो गए जो कि एडवाइस करेंगे। तो इन सब लोगों के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट आपको ये देखने को मिलेगा। नाउ अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा, टेली लॉ प्रोग्राम के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट वीडियो को पॉज करो, अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आज का सेकंड लास्ट आर्टिकल है जिसमें चर्चा करी गई है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए CET कंडक्ट करवाया जाएगा। यह आर्टिकल आपका GS पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये बोला है जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है CET, ये जॉब एस्पिरेंट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाएगा पूरे देश भर में, और ये 2022 से यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अब ये एक काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी पूरी तरह से समर्थन है। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर दी जाएंगी।
जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, यहाँ पर सीईटी ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जो ये टेस्ट है ये आप कह सकते हो कैरी किया जाएगा किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा, और ताकि जो है रिक्रूटमेंट काफ़ी आसान हो सके और जो यंग जॉब एस्पिरेंट्स है उनको चुना जा सके और रिक्रूटमेंट किया जा सके, उसी वजह से ये सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे एक और बॉडी के बारे में चर्चा करी गई है, वो है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये जो एजेंसी है इसको बनाया गया था यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ताकि ये जो बॉडी है ये सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम्स को कंडक्ट कर सके। तो ये जो एग्जाम को कंडक्ट करता है ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जहां पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उनको पोस्ट दी जाती हैं। तो ये बॉडी वो सारी चीज़ें करती हुई नजर आएगी। नाउ जो एनआरए है ये सीईटी एग्जाम्स को कंडक्ट करेगा ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जॉब्स को एक तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जा सके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट जॉब हैं ये कहाँ कहाँ से आपको क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। जो रिक्रूटमेंट है वो किस किस के थ्रू लिया जाता है, एसएससी के थ्रू कराया जाता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू किया जाता है, और जो आईबीपीएस है उसके थ्रू, यानी जो बैंकिंग सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, एसएससी सेक्टर है, यहाँ सभी जगह पर ये बॉडीज जो है एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती हैं। देन उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह का काम है वो एनआरए करता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ यहाँ पे इसका जो सबसे बेहतरीन फीचर आपको ये देखने को मिलेगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब पूरे देश भर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आपको एग्जामिनेशन सेंटर इसका देखने को मिलेगा, यानी एग्जाम भी काफ़ी अच्छे से कंडक्ट हो सकता है। नाउ अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन ये बोलता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी फॉर जॉब एस्पिरेंट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट ये आपको दिख रहे हैं और फिर उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे नीचे, तो सही आंसर जरा नीचे कमेंट सेक्शन में देना है सभी लोगों को। आज का लास्ट आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, नाइतवार मोरी हेप के बारे में बात करी गई। ये क्या है, तो ये जो SGVN, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। उसी तरीके से CPSE आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में इन्होंने एक तरीके से एक प्रोजेक्ट तैयार करा है और टनल एक्सकेवेशन वर्क, ये जो नैत्री, इसका नाम है नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये उत्तराखंड के अंदर तैयार किया गया है। तो आपको ध्यान रखना ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसको उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसकी जो ताकत है, इसकी जो पोटेंशियल है, ये लगभग 265.5 करके मिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा हर साल। इतनी बिजली उत्पन्न कर सकता है और ये आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड के अंदर लगभग 12% फ्री पावर भी मिलने वाली है। और जो ये प्रोजेक्ट है ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होने वाला है SGVN का भी। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि अच्छा, आप लोग सर्च करके बताओ SGVN की फुल फॉर्म होगी क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अब क्या है ना कि ये देखो ये जो अचीवमेंट है यहाँ पर काफ़ी बड़ा रख रखा है इन्होंने, 25,000 मेगावाट का अचीवमेंट रख रखा है। 2040 तक इतना ये अचीव करेंगे। जो ये प्रोजेक्ट है एक तरीके से ये टारगेट करता है इसको अभी पूरी तरह से कंप्लीट जो किया जाएगा वो अप्रैल 2022 तक। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ही कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इन्होंने टनल एक्सकेवेशन वर्क पूरा किया है, अभी पूरा तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद यहाँ पे फोकस ये भी है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा जा सके। ओके, नाउ अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है, वो ये है नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला था। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इसी बेसिस पर हम लोग अपना डेली करंट अफेयर का वीडियो चलाने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।